हेलो एवरीवन, मैं आमिर खान आज फिर आपका स्वागत करता हूं संविधान की इस पाठशाला में। और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 की। देखिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में संविधान सभा को पढ़ा, उसके बाद हमने प्रस्तावना को समझा और प्रस्तावना के पश्चात हमने संविधान के भाग और उसकी अनुसूचियों को जाना। और देन हमने जो लास्ट वीडियो बनाया वो बनाया था संविधान के भाग 1 के ऊपर। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित, जिसमें हमने भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है, जिसमें संघ शब्द और देश की शासन प्रणाली क्या है, राज्य हमारे देश के किस प्रकार से बने, उनका गठन किस आधार पर किया गया, उस संबंध में हमने बातें की। ठीक इसी प्रकार आज हम संविधान का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के मध्य दिया गया है। और ये जो भाग है इसका नाम होगा सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता। ठीक है। और ये जो शब्द है नागरिकता, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो बड़ा ही एक करंट अफेयर का इश्यू बना हुआ है। हाल ही में आपने देखा, जैसे कि कोरोना महामारी से पहले आपने देखा, इसको लेकर, इसके विरोध को लेकर शाहीन बाग नाम से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था नई दिल्ली के अंदर, देखा होगा आपने। क्यों? क्योंकि हाल ही में करंट जो गवर्नमेंट है, बीजेपी शासित जो हमारी सत्ता है, इसने हाल ही में नागरिकता विधेयक जो बनाया गया था, जो 1955 में बनाया गया था, उसमें 9वीं बार संशोधन किया। और इस बार कुछ ऐसे संशोधन किए गए जिसके कारण सरकार के ऊपर धर्म को आधार बनाकर भेदभाव करने की कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए और कहा गया कि सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव कर रही है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कर रही है, जो मूल अधिकारों में आते हैं। ठीक है। तो हमें समझना होगा कि आखिर ये नागरिकता क्या है, किन किन आधारों पर हमें नागरिकता दी जा सकती है और किन किन आधारों पर नागरिकता छीनी जा सकती है। किंतु उससे पूर्व हमें समझना होगा कि नागरिक और व्यक्ति, ये दो टर्म है, नागरिक और व्यक्ति, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसे समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अगर हम नागरिकता की बात करें तो नागरिकता का सामान्य अर्थ व्यक्ति और राज्य के मध्य अंतर संबंधों की घोषणा है। देखिए, आप भारत के नागरिक हैं, इस बात को प्रूफ करने के लिए आपको भारत सरकार ने कई सारे डॉक्यूमेंट्स प्रदान किए गए हैं, दिए हुए हैं। जैसे आपको भारत सरकार ने पासपोर्ट जारी किया हुआ है, भारत सरकार के द्वारा आपको आधार कार्ड दिया गया है, भारत सरकार के द्वारा आपको इसके अलावा और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स जो बताते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, भारत के मूल निवासी हैं, ये बताते हैं। ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रदान किए हुए हैं। किंतु क्या विदेशियों को भारत सरकार पासपोर्ट, आधार कार्ड या अन्य ऐसे कागजात प्रोवाइड करवाती है? जवाब होगा नहीं। तो ऐसे लोग जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, वो केवल हमारे देश के लिए क्या है, व्यक्ति हैं, और हमारा देश उनके साथ विदेशियों जैसा ही व्यवहार करेगा। जबकि जो नागरिक हैं, क्योंकि हम भारत देश के नागरिक हैं, तो भारत देश की सरकार ने, भारत देश के संविधान ने हमें कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए हुए हैं। जैसे हमें सरकार चुनने का हक है, हमें वोट देने का अधिकार है, हमें राजनीति से जुड़े हुए कई अधिकार हैं। ठीक है। और भी कई सारे सिविल राइट्स हैं जो विदेशियों के पास नहीं है। ठीक है दोस्तों। बेसिकली अगर आसान शब्दों में समझे तो किसी देश का नागरिक वो व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति को उस देश की सरकार ने या देश के संविधान ने नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप दे रखी है, वो उस देश का नागरिक होगा। अन्य सभी लोग उस देश के लिए व्यक्ति होंगे और व्यक्तियों के साथ एक देश विदेशियों जैसा ही व्यवहार करता है। ठीक है। और भारत के नागरिक होने के नाते हमारे संविधान के भाग 3 में कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं, विदेशियों या व्यक्तियों को नहीं। उदाहरण के लिए जैसे कि अनुच्छेद 15 है, ठीक है, अनुच्छेद 19 है, ठीक है, अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 30 है। ठीक है। ऐसे आपको कई सारे मूल अधिकार और भी देखने को मिल जाएंगे। ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नागरिक ऐसे व्यक्तियों को कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक, ठीक है, और नागरिक यानी कि सिविल राइट्स, ठीक है, सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हों और वो व्यक्ति या वो नागरिक उस देश के प्रति विशेष निष्ठा रखते हैं।
जैसे हम लोग भारत के नागरिक हैं तो भारत के संविधान में, भारत के बनाए गए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में हमारी निष्ठा है, राष्ट्रगान में हमारी निष्ठा है, इस देश के कानून के प्रति हमारी निष्ठा है। क्यों? क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। देखिए मैं आपको एक बात यहां पर बताना चाहता हूं, खास करके पटवार एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो पटवार के सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो पटवार के सिलेबस में कहीं भी नागरिकता सीधे सीधे मेंशन नहीं है, किंतु हमें फिर भी इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में नागरिकता का जो टॉपिक है वो बड़ा ही कह सकते हैं कि व्यवहारिक हो गया है, क्योंकि इसे लेकर हाल ही के दिनों में बहुत सारी उथल पुथल देखने को मिली, बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दों को लेकर इसका विरोध करने देखने को मिला। इसीलिए क्योंकि ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, तो करंट अफेयर आजकल हर एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो मे भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको करंट अफेयर से जोड़कर नागरिकता से जुड़ा हुआ कोई सवाल दे सकता है। ठीक है, तो इसे समझते हैं, बहुत आसान टॉपिक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जिसे ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता ये क्या होती है इसे समझिएगा। देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की, देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं अमेरिका का। अमेरिका का जो नागरिक है उसके पास आपको 2 पासपोर्ट देखने को मिलेंगे, या मैं यूं कहूं वहां के व्यक्ति के पास, वहां के नागरिक के पास 2 प्रकार के ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो उसको वहां का नागरिक बताते हैं। एक वहां की स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रदान करती है और एक उस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट प्रदान करती है। यानी कि वो अमेरिका का भी नागरिक है और मान लीजिए वो निवास करता है किसी राज्य में, मान लीजिए कैलिफोर्निया राज्य में, तो कैलिफोर्निया का भी नागरिक है। जबकि अब भारत में देखिए, भारत में नागरिकता से जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज हैं वो केवल भारत सरकार प्रदान करती है और भारत सरकार का भी गृह मंत्रालय। मैंने एक एग्जाम में देखा था, पूछा गया था कि भारत में नागरिकता प्रदान की जाती है, उसमें मंत्रालय दे दिए, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अन्य 2 मंत्रालय दे दिए। तो गृह मंत्रालय का काम है कि वो तय करेगा कि भारत में भारत का नागरिक कौन है और भारत के लिए व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो नागरिकता से जुड़े हुए जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके हाथ में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की, विधि बनाने के अधिकार नहीं है। आपके जितने भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं वो केवल आपको एक ही बात बताते हैं कि आप इंडियन हैं, आप भारतीय नागरिक हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं नागरिकता की, तो देखिए यहां पर याद रखना है कि संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 11 की ये बात बता रहा हूं, हालांकि मैं एक एक करके आपको इसे समझाऊंगा, लेकिन ये बात मैं पहले बता रहा हूं, वजह है उसकी। देखिए यहां पर एक शब्द दिया हुआ है संसद। संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है, अतः नागरिकता स्थायी उपबंध जैसी ना होकर नियम अनुसार उन व्यक्तियों की पहचान करती है जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते समय भारत के नागरिक बने। तो यहां पर अनुच्छेद 11 में एक शब्द दिया हुआ संसद, यानी कि सीधा सीधा यह कहा गया है अनुच्छेद 11 में कि नागरिकता में किसी भी प्रकार का संशोधन करना या किसी भी प्रकार का और कार्य करने या कुछ नागरिकता से संबंधित कोई परिवर्तन करने का नियम जोड़ना हो चाहे हटाना हो, ऐसा अगर कोई विधि बनानी है तो ऐसा काम केवल संसद कर सकती है। संसद यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि विधानमंडलों के पास ये शक्ति कतई नहीं है। और नागरिकता जो है वो स्थायी उपबंध नहीं है। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ नागरिकता स्थायी उपबंध ऐसा नहीं है, यानी कि आप भारतीय नागरिक हैं, आपको नागरिकता सिटीजनशिप दी हुई है, तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अब आपके पास वो उम्र भर, जीवन भर हमेशा रहेगी। आपसे नागरिकता छीनी भी जा सकती है, आप उसका परित्याग भी कर सकते हैं, यानी कि ये परमानेंट नहीं है। मान लीजिए आप देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर आप स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं और भारत देश की नागरिकता त्याग करते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। यह स्थायी नहीं है, आपके ऊपर आपको बाउंड नहीं कर रही है, आपसे छीनी भी जा सकती है, आप खुद भी इसका परित्याग कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि नागरिकता जो है केवल ऐसे लोगों की पहचान करती है जो हमारा संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस दिन भारत का मूल निवासी कौन था, भारत का नागरिक कौन था, यह बताता है अनुच्छेद 11। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए संसद ने
अब नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया और आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन भी किए। ये आपको जरूर याद रखना है कि नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया, 1955 में। ठीक है, संशोधन कब कब किए गए, अगर मैं बात करूं अब तक कितनी बार हो चुका है, तो अब तक इस अधिनियम में कुल 9 बार संशोधन किया जा चुका है। कब कब, ये याद रखना बड़ा जरूरी है। 1955 के पश्चात सबसे पहला संशोधन 1957 में हुआ, 1957 के बाद 1960 में हुआ, 60 के बाद 85 में हुआ, उसके बाद 86 में हुआ, 86 के बाद हम देखेंगे अगला जो संशोधन हुआ 1992 में हुआ, उसके बाद हम देखेंगे 2002 में, 2002 के बाद 2005 में, उसके बाद 2015 में, और जो हाल ही में लेटेस्ट हुआ है वो आपके सामने है। आपको मुझे बताना है कमेंट में ये लिखकर कि हाल ही में जो CAA, आपने देखा होगा ये दो शब्द सुने होंगे, CAB और CAA। देखो इनमें क्या फर्क है। CAB का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जबकि CAA का मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, एक्ट बनने से पहले उस कानून में परिवर्तन या संशोधन करने के लिए एक बिल लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है। ये नागरिकता संशोधन बिल है, प्रस्ताव है, और ये है एक्ट, यानी कि ये अधिनियम है। यानी कि यहां पर राष्ट्रपति की संसद की मंजूरी मिलने के बाद वो क्या CAB किस में कन्वर्ट हो गया है, CAA में कन्वर्ट हो गया है। तो आपको मुझे बताना है कि CAB कब लाया गया और इसे एक्ट बनने की मंजूरी कब प्रदान हुई। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी इसका जवाब देंगे। अब देखिए, नागरिकता के कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, कुछ कई बार से जुड़े हुए कई बार सवाल दे दिए जाते हैं छोटे छोटे, उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, अगर हम नागरिकता की बात कर रहे हैं तो नागरिकता से संबंधित जो भाग है ये 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। देखिए, ये जो डेट थी, इस डेट के संबंध में मैंने अपनी शुरुआती वीडियो जो संविधान सभा से जुड़ा हुआ था और प्रस्तावना, इन दोनों में इसकी चर्चा की है। मैंने आपको बताया कि हमारी संविधान से जुड़े हुए लगभग जो कुछ अनुच्छेद थे वो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस दिन हमारा संविधान जो है वो आंशिक रूप से लागू हो गया था। ठीक है, नागरिकता से संबंधित जितने भी अधिनियम थे वो भी 26 जनवरी 1949 को ही लागू हो गए थे, ना कि 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको यह भी बताया था कि एक आर्टिकल है 395 जिसमें उन सभी आर्टिकल्स के बारे में लिखा हुआ है जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, उन्होंने संविधान के भाग 2 को सबसे कठिन भाग कहा है, और उनका यह कहना सत्य भी है। देखिए, हमारा इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, उनमें कौन भारत देश का है कौन नहीं है यह तय कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण हो सकता है कहीं दूसरे देश से भारत आकर बसे हों और उन्हें भारत में रहते हुए बहुत साल हो गए हैं। ठीक है, और भारत के संविधान के प्रति उनकी विशेष निष्ठा है और उनको भारतीय नागरिकता मिल गई है, लेकिन किसी संशोधन के कारण मान लीजिए अचानक से उनकी जो नागरिकता है वो छिन जाती है। ठीक है, तो अगर उनकी नागरिकता छिन गई, जो काफी सालों से भारतीय संविधान के प्रति अपनी निष्ठा बनाए हुए थे, भारत देश के नागरिक थे, यहीं की जो संस्कृति थी उसमें रच बस गए, और अचानक से एक झटके में वो क्या हो गए हैं, विदेशी हो गए। ठीक है, तो नागरिकता किसी को देना और नहीं देना ये दोनों बड़े ही मुश्किल काम है। ठीक है, यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग 2 को सबसे कठिन भाग बताया। ठीक है, भारत की नागरिकता जो है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है, गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है। अब देखिए, अब हमें समझना होगा कि आपको नागरिकता किन किन आधारों पर दी जा सकती है और किन किन आधारों पर आपसे नागरिकता छीनी जा सकती है। देखिए, अगर हम नागरिकता अर्जन की बात करें कि नागरिकता किन किन आधारों पर आपको दी जा सकती है, तो यह आपको 5 आधारों पर मिल सकती है। सबसे पहले जन्म से, जन्म के आधार पर आपको नागरिकता मिल सकती है। आपके माता पिता भारतीय हैं और आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसा कहें
कि आपका जन्म भारत में हुआ है, माता पिता में से कोई भारतीय है, तो भी आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार वंश के आधार पर भी अगर आपका वंश दादा दादा नाना नानी या फिर माता पिता में से कोई भारतीय है तो आप वंश के आधार पर भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। पंजीकरण के द्वारा यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप भारतीय नागरिक नहीं है, ना आपके माता पिता दादा दादा नाना नानी कोई भारतीय नहीं है, लेकिन आप भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसके लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे मान लीजिए आपको भारतीय नागरिकता चाहिए तो आप पिछले कम से कम 6 सालों से लगातार भारत में निवास कर रहे हो, भारत के संविधान के प्रति आपकी निष्ठा हो, ठीक है, और किसी भी प्रकार का कोई केस आपके ऊपर दर्ज ना हो भारत के अंदर, ठीक है, तो आप पंजीकरण के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार है देशीयकरण के आधार पर। ठीक है, देखिए दोस्तों, भारत की संस्कृति से मिलती जुलती संस्कृति हमें अपने कुछ पड़ोसी देशों में मिल जाती है, जैसे नेपाल है, भूटान है, उसके अलावा बांग्लादेश है, ठीक है, श्रीलंका है। अब मान लीजिए इनके कुछ लोग जो है वो भारत में आ गए हैं और पिछले 11 वर्षों से वो भारत में रह रहे हैं, ठीक है, और भारत में के संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त 22 भाषा है उनमें से किसी एक भाषा के वो अच्छे जानकार हों, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, उसको समझ सकते हो, ठीक है, और यहाँ की संस्कृति में वो रस बस गए हैं, तो उनको देशीयकरण के आधार पर भी क्या दी जा सकती है, अपनी नागरिकता दी जा सकती है। और पांचवा है क्षेत्र संभावित होने पर, यह संभावित नहीं है, इसे आप करेक्ट करेंगे, इसे कहेंगे क्षेत्र सम्मेलन, या आप कह सकते हो क्षेत्र सम्मिलित होने के आधार पर। जैसे आपको याद होगा 99 में संविधान संशोधन, ठीक है, तो आपको मुझे बताना 99 में संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं। देखिए आपको याद होगा कि भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार के साथ एक भूमि समझौता किया, जिसके द्वारा कुछ मानव बस्तियों का आदान प्रदान किया गया। कुछ मानव बस्तियां जो कल तक भारतीय क्षेत्र में आती थी वो बांग्लादेश को सौंप दी गई, और जो कल तक बांग्लादेश की टेरिटरी में आती थी उन्हें भारतीय टेरिटरी में ले लिया गया, शामिल कर लिया गया। अब दोस्तों ये तो दो सरकारों के मध्य समझौता था, लेकिन उन मानव बस्तियों में रहने वालों का इससे कोई मतलब नहीं था। तो कल तक जो इंडियन थे वो बांग्लादेशी हो गए, जो बांग्लादेशी थे वो इंडियन हो गए, तो उनको नागरिकता देना भी हमारे देश की जिम्मेदारी हो गई। ठीक उसी प्रकार उधर जो गए हैं उधर की सरकार की जिम्मेदारी हो गई। तो अगर ऐसा करती है भारत सरकार, तो जो लोग क्षेत्र सम्मेलन के आधार पर भारतीय क्षेत्र में शामिल हुए हैं उनको भी भारतीय नागरिकता दी जा सकेगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नागरिकता समाप्ति के आधारों की, कि आपसे भारतीय नागरिकता देने के बावजूद कितने आधारों पर वो आपसे छीनी जा सकती है। तो नागरिकता समाप्ति के 3 आधार हो सकते हैं। पहला नागरिकता का परित्याग, दूसरा बर्खास्तगी, तीसरा वंचित किए जाने पर। ठीक है, नागरिकता का परित्याग आप स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं, आपकी नागरिकता जो है वो बर्खास्त भी की जा सकती है, ठीक है, आपको वंचित भी किया जा सकता है नागरिकता से। जैसे मान लीजिए आप किसी देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, देशद्रोह आपके ऊपर साबित हो जाता है, ठीक है, तो आपसे आपकी नागरिकता भी छीनी जा सकती है। बेसिकली एग्जाम्स में आपसे आधारों के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर इन 3 आधारों के परित्याग, ये जो आप नागरिकता समाप्ति के आधार हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है। और जो हायर एग्जाम्स हैं, RS हो गया और भी कई सवाल एग्जाम्स हो गए, उनकी अगर मैं बात करूं तो उनमें नागरिकता से संबंधित जो है वो अनुच्छेद से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसमें वो एक तरफ अनुच्छेद लिख के दे देगा और दूसरी तरफ उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है वो लिख कर दे देगा, और आपसे वो पूछा जा सकता है, सुमेलित करवाया जा सकता है। कई बार आजकल के पटवार एग्जाम्स में काफी उनका लेवल भी काफी अच्छा देखने को मिलता है, तो हो सकता है RP पटवार ग्राम सेवक जैसे एग्जाम्स में भी इस तरीके के सुमेलित करने वाले सवाल भी आपको दिए जा सकें। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जब पूर्ण रूप से लागू हुआ उस दिन भारत का नागरिक कौन कौन बना, यह अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है। उसके बाद अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को परिवर्जन करने वाले कुछ नागरिकों के अधिकार, नागरिकता के अधिकार,
जैसे ही हमारा विभाजन हुआ 1947 में, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो कुछ लोग भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान को छोड़कर कुछ लोग भारत आए। तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत को परिवर्जन करें, परिवर्जन मतलब आने वाले, ठीक है, देखिए पाकिस्तान से भारत को आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, इसमें एक डेट दी गई है दोस्तों 19 जुलाई 1948, ठीक है, ठीक है, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 तक जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया उसे भी अनुच्छेद 6 के द्वारा क्या दे दी गई, भारत की नागरिकता दे दी गई। यदि उसके बाद आया है तो सेम वही प्रोसेस होगा पंजीकरण वाला, लेकिन उस पंजीकरण में कहा गया कि अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने से पहले कम से कम 6 माह तक भारत में रहना अनिवार्य था, ठीक है, और आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान को परिवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 में उन व्यक्तियों को कहा गया है जो भारत से पाकिस्तान को चले गए, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि भारत में ही हमें चलना चाहिए और वो पाकिस्तान को फिर से छोड़कर भारत आ गए। तो अनुच्छेद 7 ऐसे लोगों की बात करता है कि ऐसे लोगों को भी नागरिकता दी जा सकेगी। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। भारतीय उद्भव यानी कि आपने सुना होगा, बहुत बार आप पढ़ते हैं भारतीय मूल के फलाने सिंह, भारतीय मूल के उस वैज्ञानिक ने ये आविष्कार किया, सुनते होंगे। तो ऐसे लोग, ठीक है, जो फिलहाल भारतीय मूल के थे, भारत के निवासी थे, उनके दादा दादा, माता दादा दादी, नाना नानी या माता पिता वो भारतीय थे, लेकिन फिर वो कहीं विदेश चले गए और वहां पर उन लोगों ने वहां की नागरिकता ले ली। तो ऐसे लोग जो हैं वो भारत में आ सकते हैं, बगैर वीजा के रह सकते हैं, ठीक है, उनको भी नागरिकता संबंधी कुछ विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक अधिकार नहीं होते, जैसे वो वोट नहीं डाल सकते, सरकार नहीं चुन सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ऐसे लोगों को भी नागरिकता देने की बात कही गई है अनुच्छेद 8 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि आप भारत के नागरिक हैं और आपने स्वेच्छा से विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो आपकी जो भारतीय नागरिकता है वो बर्खास्त हो जाएगी। आया था ना बर्खास्तगी के द्वारा। तो ऐसे में आपकी भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है, ठीक है, खत्म की जा सकती है। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 10 कहता है कि भारतीय नागरिक होने के नाते आपको कुछ विशेष पॉलिटिकल राइट्स है, कुछ सिविल राइट्स हैं, वो आपके अनुच्छेद 10 के तहत बने रहेंगे कि नागरिक होने के नाते जो आपको विशेष अधिकार मिलने हैं वो मिलेंगे, ठीक है, जब तक संसद उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना करे। अनुच्छेद 11 जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, जिसमें कहा गया संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार संबंधी कानून बनाने या विधि बनाने। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार या उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है, हमारी पार्लियामेंट यानी कि हमारी संसद के पास है, ना कि राज्य के विधानमंडलों के पास। यानी कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का कोई दखल नहीं दे सकती, ना ही उसमें कोई परिवर्तन कर सकती है। ये केवल और केवल संसद के हाथ में है, या मैं आसान शब्दों में कहूं तो ये केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में और होम मिनिस्ट्री के हाथ में है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। लेकिन यदि इससे जुड़े हुए भी कोई आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके बताए गए हर सवाल का मैं आपको जवाब समय पे दूं, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप और अन्य वीडियो के लिए, जैसे राजस्थान हिस्ट्री से जुड़े हुए, राजस्थान जीके के जुड़े हुए शकील सर के वीडियोज हैं, ठीक है, राजेश जी के वीडियो हैं हिस्ट्री के, ठीक है, और जो इतने भी वीडियोज को आपको अगर प्राप्त करना है तो आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, उड़ान इंस्टीट्यूट अलवर, और एक दूसरा चैनल आपको मिलेगा शकील सर ऑनलाइन क्लासेज। इनको आप सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और अपनी परीक्षाओं हेतु जो महत्वपूर्ण आपके वीडियो लेक्चर्स हैं उनको प्रमुख प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।